नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अभी तक पूरे नतीजे नहीं आए हैं, माफ कीजिए, लेकिन जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत जनता ने नहीं दिया, बल्कि गठबंधन को मौका दिया कि वो देश की अगुवाई करे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसे अभी तक मैं जहां जहां अभी तक लगाऊं उसे वो इसलिए लगा रहा हूं कि ये फिगर घट बढ़ रहे हैं। तो अभी तक लगभग 243 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, मतलब रुझान जो है, जबकि मैजिक फिगर 272 का है। हालांकि दिख रहा है कि एनडीए को बहुमत है, जबकि इंडिया गठबंधन 231 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। बीजेपी ने दावा किया था कि अब की बार 400 पार। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि पिछली बार जैसे पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी के दम पर आ गया था, वैसा आ जाएगा और सहयोगियों के साथ मिलकर तो बहुत आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे, मगर ऐसा होता दिखा नहीं। कांग्रेस अपने बूते भले ही 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई हो, हालांकि अभी दिख रहा है कि भाई 100 के आसपास पहुंच गई, लेकिन वे बीजेपी की हार को ही अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसे जीत के तौर पर प्रचारित करते हुए प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एक नई दिशा देश को दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी को नकारा है, जबकि पूरे इंडिया गठबंधन के नंबर मिलाकर भी बीजेपी के नंबरों से अभी तक तो पीछे हैं। बहरहाल चर्चा में कई सीटें रही। सबसे बड़ी चर्चित सीट रही अयोध्या, जो राम मंदिर निर्माण के कुछ महीनों बाद ही बीजेपी के खिलाफ चली गई। एमपी के संदर्भ में बात करें तो यहां की बीजेपी की यूनिट ने तो कमाल ही कर दिया। 10 साल पहले के चुनाव में 27, 5 साल पहले 28 और इस बार पूरी 29 सीटें बीजेपी ने झटक ली। यानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी के शुभंकर बने रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में पहला चुनाव था और इस चुनाव में ये मार्कशीट लाना उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि है। कल इंडिया गठबंधन मीटिंग करेगा और तय करेगा कि करना क्या है। एमपी में कई दिग्गज जैसे दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी चुनाव हार गए। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद के इस चुनाव ने स्टेट की पूरी यूनिट की क्षमता को उजागर कर दिया। देश के दूसरे हिस्सों में इंडिया गठबंधन ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन एमपी में नहीं कर पाया। तो इसके पीछे जितनी बीजेपी की बेहतरीन रणनीति वजह बनी, उतनी ही वजह कांग्रेस की खराब रणनीति भी थी। तो आज बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन आज हम आपको रोज की तरह रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि जो बयान है नेताओं के वो सुनवाते हैं। सुनिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो कल और परसों कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, सारे एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं। क्या कह रहे थे? 4 तारीख लिख लो, 4 तारीख के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितनी प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे देश की जनता का भी आभार मानता हूँ, खास करके मध्य प्रदेश का ज्यादा आभार मानता हूँ। दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए और हर भारतवासी की छाती 56 इंच की बना करके दुनिया के सामने डंके की चोट इस लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए मौका मिला है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन है एक बार फिर आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं का। संगठन के साथ सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमने विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार। आज मध्य प्रदेश में देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना।
ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। तो ये बयान आपने सुने। अब मैं उन खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं नरेंद्र सलूजा, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है संगीता शर्मा, ये कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संगीता जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सलूजा जी से। सलूजा जी, एमपी को लेके तो ठीक है, तालियां बजा सकते हैं, बजनी चाहिए। बाकी जगह और खासतौर पर हिंदी बेल्ट में जिस तरह से नहीं हुआ, तो अब की बार 400 पार का नारा फिर कैसे, क्या, कहाँ चूक हो गई? देखिए, हमने नारा दिया था अब की बार फिर से मोदी सरकार, वो नारा चरितार्थ हो रहा है। हमारा गठबंधन बहुमत से आगे निकल चुका है, सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो हमने लक्ष्य रखा था, जो आंकड़ा रखा था, उसके अनुरूप हमें सीटें नहीं मिली। पूरे रिजल्ट आ जाए, जो सारी स्थिति क्लियर हो जाए, उसके बाद उसकी समीक्षा भी करेंगे कहाँ कमी रह गई। हमारा ऐसा मानना है कि गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हिमाचल के अंदर और कई राज्यों में हमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ हमें सफलता की उम्मीद थी, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस संविधान बदलने का भ्रम फैलाने में और दलित आदिवासी वर्ग का आरक्षण छीनने में जो ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा है कई स्थानों पर। लेकिन हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन पूरे परिणाम पहले सामने आ जाए, पूरे आंकड़े सामने आ जाए, सारे परिणाम घोषित हो जाए, फिर हम उस आंकड़ों को लेके जाएंगे। लेकिन हमें जनता का भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमें बहुमत मिला है। तीसरी बार हैट्रिक नेहरू जी के बाद मोदी जी ने इतिहास रचा है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और निर्धारित आंकड़े से हम काफ़ी आगे हैं। हाँ, जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जो कांग्रेस 100 को भी पार नहीं कर पाई, हम उससे अकेले दम पे हम 250 के करीब पहुंच चुके हैं। तो हमारी सीटें बहुत ज़्यादा है। हमारे गठबंधन को 272 का जो आंकड़ा है, जो सरकार बनाने का, उसको हम पार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे यदि कोई चूक या कोई कमी होगी तो हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो संगीता जी, आप सबसे पहले तो नतीजों को लेकर आपकी टिप्पणी, और दूसरा ये कि दूसरे की हार में अपनी जीत देख रहे हो क्या आप लोग? देखिए प्रवीण जी, पहले तो ये स्पष्ट कर देती हूँ कि भाजपा एनडीए के साथ लड़ रही है और कांग्रेस इंडिया के साथ। मतलब वो भी अकेले नहीं लड़ रहे, ना हम अकेले लड़ रहे हैं। तो हमारा तो इंडिया अलायंस बना हुआ है। जहां तक बात है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को नकारा है और उन्हें घर बैठाने का काम करने वाली थी। परंतु अब जो भी 1.5 लाख समथिंग से वो जीते हैं, उससे ज्यादा तो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता, जिन्हें वो छोटा कार्यकर्ता मानते थे, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के ही 5 नेता हैं जिन्होंने वोट, उनसे ज्यादा वोट लेकर इतिहास रचा है। तो मुझे लगता है कि जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उस चेहरे को देश की जनता ने नकारा। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। तो आज उत्सव पर था, वो भी देखने को मिला है, क्योंकि कुछ नतीजे आ गए हैं और कुछ रुझान चल रहे हैं। तो देखते हुए लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि मंगलसूत्र वाली बात कही थी, भैंस वाली बात कही थी, मुजरा वाली बात कही थी, बहुत स्तर गिराकर जो चल पाई। तो देश की जनता ने, जिन जनता में सबसे ज्यादा किसान भाई है, किसानों का किया नहीं था, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया था। उन्होंने महिलाओं को कहा था सुरक्षा करेंगे, परंतु उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। महिलाओं ने वोट नहीं दिया, बेरोजगार युवाओं ने वोट नहीं दिया। मतलब इन्हें तो पूरी तरीके से नकार ही दिया है। ये तो कांग्रेस की जीत थी, कुछ कारणों से रह गई है, परंतु जीत हम इसको मान रहे हैं। इन्हें नकार दिया, आपकी जीत रह गई। चले, मैं तीसरा मान कर ले पवन जी को। पवन जी, क्या इबारत पढ़ पा रहे हो आप आज के नतीजों में? देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ा जो देखें लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ है, इसमें मोदी की जो गारंटी थी, जो हर दूसरी सभा में जो सुना जाता था कि मोदी की गारंटी, वो गारंटी तो खत्म हो गई। अब की बार 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आएगी,
धारा 370 का जो उन्होंने कश्मीर में जो बदला, उसका हमें लगता है कि जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों इनको नकार दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत पर नहीं पहुंच पाई, 250 पार नहीं कर पाई, ये बड़े चिंता के विषय हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर अपने कह सकते हैं गाल बजा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में संगठन विहीन था। बार बार हम वही बात करेंगे, संगीता जी भी थी उस समय और वो भी कह रही थी कि आप देख लीजिए हमारा बिल्कुल दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, एक बार संगीता जी ने आपको वॉर रूम देखने के लिए भी कहा था कि आप जाके देख लीजिए हमारा वॉर रूम काम कर रहा है। जी जी जी। तो मैं फिर बोलूंगा कि देश में अहंकार हार गया, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अहंकार हार गया। अगर ये लोग जमीन पर अगर लड़ती कांग्रेस इंडिया गठबंधन जैसी की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में हमें लगता है कि आधा दर्जन कांग्रेस जो है वो सीट जीतने की स्थिति में थी। आप देखिए ग्वालियर बहुत कम मार्जिन पे है। तब जब मोदी के विरुद्ध मान के चलते हैं कि लहर चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही थी कि मोदी की लहर, मोदी की लहर। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में नदारत रही, व्यक्ति विशेष का चुनाव था। मोदी और अमित शाह पूरा ये चुनाव लड़ रहे थे, जिसको जनता ने नकार दिया। मैं कह सकता हूं इसको दावे से, इसलिए कि हर बात में अब की बार मोदी सरकार मतलब एनडीए की सरकार नहीं बताया उन्होंने, मोदी की सरकार बताया। अमित शाह जी आते हैं, रातों रात होटलों में बैठ के लेते हैं कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े नेताओं को चेतावनी देते हैं। कांग्रेस में इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा गया, कभी चेताया नहीं गया। बाहर से लाके प्रत्याशियों को जबरदस्ती थोपा गया, उनकी मनसा को नहीं जाना गया। ठीक है, क्षेत्र में जो बड़े चेहरे थे उनसे नहीं पूछा गया। महत्वपूर्ण 2-3 बातें आपने की। सलूजा जी से जवाब ले लेते हैं। सलूजा जी वो कह रहे हैं पवन देवली जी की गारंटी जो है वो चली नहीं बिल्कुल भी। लोगों ने मतलब जितना आक्रामक, बेशक मतलब मैं इसका साक्षी हूं, पवन जी भी साक्षी हैं और भी जो जागरूक जर्नलिस्ट है सभी साक्षी हैं कि जितना आक्रामक आपने कैंपेन किया, कांग्रेस कहीं लग नहीं रही थी उसके सामने। मतलब यूं लग रहा था कि बिल्कुल छा गए हो आप लोग पूरे क्षितिज में, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए। नहीं, यदि मोदी जी की गारंटी पे विश्वास नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती, एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिलती। यदि हम सरकार बनाने जा रहे हैं मतलब मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। हाँ, जिन राज्यों में हमारी हार हुई वहाँ गारंटी वाली बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस के न्याय पे किसी ने विश्वास कर लिया है। वहाँ कहीं ना कहीं जातिवादी वाली राजनीति है, जिसको कांग्रेस भ्रम फैलाने में कामयाब रही। दलित आदिवासी वर्ग का आरक्षण छिन जाएगा, संविधान बदल देंगे, इस तरह की जो बातें उन्होंने भ्रम प्रोपेगेंडा फैलाया उसमें कामयाब रहे। यह कहना गलत होगा कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों का भरोसा नहीं। गारंटी पे भरोसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने क्लीन स्वीप किया है, जहां यदि आंकड़ा देखा जाए तो हर राज्य में हमें सीटें मिली। हमें तो तमिलनाडु जैसी जगहों में भी सीट मिली। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के न्याय को, राहुल गांधी ने भी 295 का आंकड़ा दिया था, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना रहे थे, क्या हुआ उनके आंकड़े का? तो वो तो खुद की 100 भी पार नहीं कर पाए। तो दावे उन्होंने भी किए थे, उनके न्याय को जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनके झूठे वादों को स्वीकार नहीं किया। हमारी गारंटी पे तो विश्वास किया, इसलिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम सरकार कोई बाउंड्री पे या सीटें कम है या हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। यदि 272 की बात की जाए और एनडीए गठबंधन के लिए अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 294 तक जा चुका है, तो कई 20-30 सीट ऊपर है हम सरकार बनाने की स्थिति में। तो हमारी गारंटी पे विश्वास है, इसीलिए तो आज हैट्रिक बना रहे हैं हम। एक बार संगीता जी इन करते हैं आपको भी कि बहुत खराब तरीके से चुनाव लड़ा आप लोगों ने, एमपी के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जितनी इन लोगों ने, एक व्यक्तियों ने अलग अलग जा के रैलियां की, कहीं सीएम खुद, कहीं वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, तो कहीं इनकी दिल्ली के नेता, कहीं कुछ, वैसी आक्रामकता आपके यहाँ नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि अगर ठीक तरह से चुनाव लड़ते तो यहाँ अच्छे नतीजे आते? ऐसे इंडिया के लिए, गठबंधन के लिए अगर मान लीजिए कहीं लहर भी रही होगी या सहानुभूति भी रही होगी तो वो एमपी में तो दिखा ही नहीं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो सलूजा जी का भ्रम दूर कर देती हूँ। बार बार बोल रहे हैं, 2 बार ये सामने आए, दोनों बार आप आपका भ्रम दूर करिए संगीता जी, मेरा भ्रम दूर करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, जवाब देने आपका जो सवाल हुआ उसका जवाब दीजिए। आपका भ्रम आपके पास रखिए, जीतू पटवारी, कमलनाथ, सबके भ्रम दूर हो गए। चलिए जवाब लेते हैं। आप प्रवीण जी का जवाब दीजिए, मेरा जवाब, मैंने आपसे सवाल नहीं किया है। पूछ लेते। मध्य प्रदेश में आपने कोई तारे नहीं गाड़ दिए जो मेरे इतने भ्रम दूर करने चले आप। चलिए जवाब लेते हैं। संगीता जी बोलिए।
प्रवीण जी, भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा कि भ्रम फैलाकर इस चुनाव को जीता गया, तो मैं इनका भ्रम दूर करना चाहती हूँ। भ्रम ये दूर करना चाहती हूँ कि भाजपा के ही सांसदों ने कहा था कि हमको 400 पार सीटें कर दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना मेरी पार्टी ने कहा है और ना मेरे गठबंधन ने कहा है। प्रीतोदा ने क्या कहा था जिससे कांग्रेस ने किनारा किया? सेम प्रीतोदा ने क्या कहा था? नरेंद्र जी सुन लेते, फिर आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपना भ्रम दूर कर ले। दूसरा, इन्होंने कहा SC ST इनका आरक्षण खत्म करेंगे, तो ये भी हमारे बयान नहीं थे, ये भाजपा के बयान थे जिसको हमने जनता तक पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कि संविधान खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि SC ST OBC आदिवासियों पर केवल ये अत्याचार करे, और आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में हुए हैं सबसे ज्यादा अत्याचार। अरे भाई, तो आपके पक्ष में गए क्यों नहीं? यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। अगर आप ठीक से लोगों के दिमाग में बैठा पाती संगीता जी, तो आती ना सीटें आपकी। मैं बता रही हूँ, देखिए, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर हमने लाठी लेकर नहीं चले जैसे अमित शाह लाठी लेकर आए थे। जनता को भी डरा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी डरा रहे हैं, मंत्रियों को कह रहे हैं मंत्री पद चला जाएगा अगर वोट परसेंट नहीं बढ़ा। तो ऐसी लाठी लेकर हमारे राहुल गांधी जी ने और हमारे इंडिया गठबंधन ने काम नहीं किया। ये सब तीसरे सम्मान करता हूं, और साथ साथ दर्शकों को दिखाता भी हूं कुछ तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी में दिल्ली के मुख्यालय में बीजेपी वाले मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं बल्कि वो। और जैसे जैसे आपको कुछ अपडेट होगा तो मैं ब्रीफ करूंगा। एक बार पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, इनकी तरफ से इन्होंने जो भी प्रयोग किए, आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में रखेंगे चर्चा को, अयोध्या लाएंगे आपसे पूछने जरूर के बताइए कि मंदिर बना और 4 महीने के अंदर अगर वहां हार जाए तो क्या इसके मायने हैं, वो पूछेंगे बाद में। पहले ये पूछ लेते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किए, शिवराज जी का प्रयोग किया, 8 लाख की से ज्यादा की जीत के साथ मार्कशीट लेके वो खड़े हो गए। कांग्रेस ने जो प्रयोग किया तो दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, बाकी नकुलनाथ भी, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि लड़ कमलनाथ रहे थे, नाम भले ही नकुलनाथ था, इन सब की हार के मायने क्या हैं और अब इनकी भूमिका क्या होगी एमपी में? देखिए प्रवीण जी, जैसा कि चुनाव के पहले ये तय हुआ कि जीतू पटवारी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जीतू का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। लगातार मैं बोलूंगा आपसे कि कमलनाथ जी को देख लीजिए, वो तुरंत दफ्तर छोड़ के चले गए थे, अलग थलग पड़ गए। अरुण यादव, जब एक तरफ देखते हैं अपन के मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के यादव बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको एक तरफ बैठा दिया। तो ये जो आपस में जूतम पेजार इन लोगों का चलता रहा, इसके कारण एक और कारण, जब ये सारे बड़े चेहरे एक संसदीय क्षेत्र में सीमित हो गए तो ये बाहर जाके कैंपेन नहीं कर पाए, ये अपने समर्थकों बरी होने के बाद भी नहीं कर पाए। कमलनाथ जी तो जल्दी बरी हो गए थे, 19 अप्रैल को ही बरी हो गए थे जी। और उसके विपरीत देखें तो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लगातार दौड़ते रहे अपने मध्य प्रदेश में अपने आप को साबित करने में कि मैं भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस में ये बहुत दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में रणनीति का बहुत अभाव था और आने वाले समय में ये सारे चेहरे जो आपने बताए हैं, ये चेहरे अब आगे दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का अंतिम चुनाव था, ये नकुलनाथ जी का अंतिम चुनाव था देखा जाए तो, क्योंकि आपने कहा कि कमलनाथ जी थे फेस, तो फिर कमलनाथ जी राजनीति से जब हट जाएंगे तो नकुलनाथ जी का राजनीतिक अस्तित्व तो 0 के बराबर है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया, शिवराज जी को उतारा, BD शर्मा को उतारा, इसके बाद आप देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, ऐसे बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लगाए। विशेषकर फग्गन सिंह के चुनाव हारने के बाद भी उनको चुनाव में उतारा, गणेश सिंह को चुनाव हारने के बाद भी चुनाव में उतारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पर विश्वास था। जी, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस था। और वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो इंदौर के जहां जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी विहीन हो गया। वहां देखें तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया खजुराहो में। ये कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी? मुझे तो पूरे चुनाव में एक मजाक जैसा दिखा। कांग्रेस कभी भी गंभीरता से नहीं दिखी, केवल जीतू पटवारी अपने बयानों पर लेकर वो रहे। और आप देखिए जो ग्वालियर में उन्होंने जो बयान दिया था रस भरा, वो आगे चल के कांग्रेस की बैठकों में उछलेगा, क्योंकि मुरैना और ग्वालियर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो वो जो प्रत्याशी है वो दोनों नरेंद्र जी को इन करते हैं। प्रत्याशी नरेंद्र जी को इन करते हैं। नरेंद्र जी,
अयोध्या वाला एक बड़ा मसला है। मतलब वो ये कहा जा रहा था जब 22 जनवरी को रामलला विराजे तो ऐसे लगा कि देश में माहौल बन गया और सभी लोगों को लगा था भाई जो भी हिंदू है उन्हें अच्छा लगा कि भाई बताइए इतने साल के बाद मंदिर बना और एक आस्था गैर राजनीतिक लोगों की भी जुड़ गई वहाँ। वो सीट हार गए। देखिए उस सीट हारने के पीछे यदि राम मंदिर और ये सब बात कहना गलत होगा, उस सीट हारने के पीछे वहाँ की स्थानीय कोई मुद्दे हैं। यदि बात करी जाए, यदि हम महाकाल मंदिर का विस्तार करते हैं तो कुछ मकान उसकी जद में आते हैं, कुछ दुकान जद में आते हैं, कुछ अतिक्रमण होता है, कुछ अधिग्रहण करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, कोई विकास के लिए सड़कें चौड़ी करने के लिए। वैसा ही यदि वहाँ पे अयोध्या में हमने विकास किया तो स्थानीय लोगों में, कई लोगों में किसी की जमीन आती, किसी का मकान आता है, किसी की दुकान आती, जद में आता है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं। अच्छा, राम मंदिर चलिए एमपी में ले आता हूं फिर से आपको। जी, मुद्दा रहा होगा एमपी में राम मंदिर, लोगों ने यहाँ एमपी में वोट करते वक्त राम मंदिर ध्यान रखा होगा। निश्चित तौर पे 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना तो हर व्यक्ति के मन में राम मंदिर था और भगवान राम को याद करके भी जनता ने वोट दिए कि 500 साल का संघर्ष यदि पूरा किया। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी थी। कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, सबने मुद्दा यही बताया कि इस कारण हमने कांग्रेस छोड़ी। तो कांग्रेस की हार का यह भी बड़ा कारण है। संगीता जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसके कारण आपके इतने बड़े बड़े बिग गन जिन्हें हम कहते हैं वो सब नकार दिए गए और अच्छे ह्यूज मार्जिन से नकारे गए? भाई कोई ऐसे नेक टू नेक फाइट तक नहीं दे पाए बहुत सारे लोग। आप देखिए प्रवीण जी, ऐसा है, भगवान राम के नाम पर तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, परंतु हमने कहा था कि भगवान राम जो है हमारी आस्था का विषय है, परंतु भाजपा ने कभी नहीं माना। और जिस तरीके से ये अयोध्या की बात कर रहे हैं तो भगवान राम के नाम पर तो जमीन से ज्यादा घर सब कुछ दे दिया जाता है भगवान के नाम पर। तो ये मुद्दा नहीं रहा है। मुद्दा तो ये रहा है कि भाजपा नेताओं ने नरेंद्र मोदी को ही भगवान बता दिया और नरेंद्र मोदी जी ने खुद को बता दिया कि मैं बायोलॉजिकली हूं ही नहीं। तो ये जो खुद को भगवान स्वघोषित करने का कार्य जो किया है, ये देश की जनता ने उन्हें इसलिए नकारा है। और जहां तक भगवान, जहां तक नहीं मैं बताऊंगी, और जहां तक भगवान, क्योंकि मुद्दा बनाया था ना इन्होंने और हर किसी को रटाया था कि आप आओ तो राम मंदिर का नाम लेना, तो उस मुद्दे को मैं ध्वस्त करने का काम कर रही हूं। इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं और हमने कहा कि भगवान राम हमें लाए हैं। तो बस भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भगवान राम ने अयोध्या में ही इनके करारा जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री बनने जैसे लायक अब प्रधानमंत्री जी बचे नहीं है। मोदी जी जो खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं तीसरी बार, मुझे लगता है इन्हीं की पार्टी में अभी बहुत जम के नाम उछलेगा और उनको प्रधानमंत्री पद नहीं दिया जाएगा, ना वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को देश की जनता नकार देती है उसे पार्टी के लोग भी नकार देते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में राम के नाम पर तीसरे मान कर ले तो आपने मूल विषय का जिक्र नहीं किया। यही सवाल लेके फिर से जाएंगे हम। मैंने उसके लिए तो प्रवीण जी बता ही दिया कि हम समीक्षा करेंगे। अच्छा, समीक्षा करेंगे, ठीक है, समीक्षा करेंगे। पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, एमपी में क्या मुद्दा रहा होगा आपको लगता है कि भाई अगर मान लीजिए इतने ह्यूज मार्जिन से अगर जीत रही है बीजेपी, तो क्या संगठन की रणनीति ज्यादा आक्रामक रही या फिर हमारे लीडर जो थे एमपी के वो ठीक से दोनों पार्टियों के, एक ठीक से पहुंच गया एक पहुंच नहीं पाया, या फिर कोई एजेंडा ऐसा काम कर गया? क्योंकि आप देखिए कि हिंदी पट्टी में ये कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ठीक ठाक कर पाया एमपी छोड़ के। देखिए प्रवीण जी, स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कि ये जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशल रणनीति की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चुनाव का प्रबंधन, जो उनकी जो व्यू रचना होती है, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, आधा पेज का प्रभारी बनाती है। और दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस का चुनावी कुप्रबंधन, मतलब केवल बयानों पर आधारित, प्रत्याशी अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने नेताओं से बात करने के लिए तरस रहा है, उनको डिमांड कर रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हमें फलाने नेता की ज़रूरत है, और उनका संपर्क नहीं हो रहा है। और संपर्क हो भी रहा है तो कोई दूसरा मोबाइल उठा के बोल देता है कि अभी नेताजी व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। मतलब ये एक कम्युनिकेशन गैप प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में और प्रत्याशी के बीच में लगातार चलता रहा। जिस कहना चाहिए कि उनके स्टार कैंपेन की जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्ती भेजा गया। बाद में ये बताया गया कि इन्होंने तो आके समय खराब किया, इतनी देर में तो हम ये कर लेते। वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन था वो इतना मजबूत था कि कांग्रेस पड़ेगा मुझे, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता मुझे। यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि नतीजों में बहुत सारे संदेश हैं
और वो जो कहानी है अंधों के हाथी की तरह वैसे है, जिसके हिस्से जो सिरा पकड़ कर आए, पकड़ में आएगा, उसे अपने हिसाब से परिभाषित करेगा और लगभग सही करेगा। ये बात तय है। आने वाले दौर में देश की सियासत और प्रदेश की सियासत में भी इसके बहुत असर देखने को मिलेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।